नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में एकम नंबर 15 झांसी की रानी, यह एकम की पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए उन्होंने अंत तक अपने वीरता और बहादुरी से अंग्रेज सेना का सामना किया और हंसते हंसते अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी इस टाइटल से यह जो सत्य घटना जो यहाँ पर लेखक ने लिखी हुई है, जो इस लेखक का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही उनकी रुचि थी। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। वीराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मुगनयनी, कचनार आदि उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास अंश लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित झांसी की रानी से उद्धृत है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांध भीषण युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। शौर्य मतलब बहादुरी का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुई और वो शहीद हो गई। जब अंग्रेजों की जो नीति थी, खालसा नीति, रानी लक्ष्मीबाई ने उनका विरोध किया था। खालसा नीति के अनुसार जो भी राज्य का जो राजा था वो अगर मर जाए और वो निसंतान हो तो उस राज्य को अंग्रेज खालसा कर लेते थे। और उन्होंने ये भी नियम बनाया था कि अगर कोई राजा किसी के संतान को गोद लेता है तो उसे उस राज्य का राजा नहीं माना जाएगा। और इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के सामने लोहा लिया। तो देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई को अपना राज्य दे देने के लिए कहा था कि आपका जो पति था, जो इस राज्य का राजा था, वो तो मर गया है और अब आपका जो बेटा है दामोदर राव, वो तो आपने गोद लिया हुआ है उसे, इसलिए हम उसे इस राज्य का राजा नहीं मानते और आपको हमें आपका राज्य दे देना पड़ेगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंत तक बहादुरी से सामना किया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो देखते हैं कैसे रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से, शौर्य और बहादुरी से कैसे उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी जब भी झांसी का नाम आता है तो रानी लक्ष्मीबाई शब्द हमारे मुंह से निकल ही जाता है। कभी झांसी अकेला नहीं रहता, कभी रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं रहती। जब भी झांसी का नाम आता है तो रानी लक्ष्मीबाई आ जाती है, उनका नाम ये हमारी जुबान पर आ जाता है। और जब भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम आ जाता है तो झांसी शब्द अपने आप हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के जैसे पर्याय बन गए हैं। मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में गलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया, झटपट शरबत बनाया। रानी लक्ष्मीबाई अब अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सेनाओं को अलग अलग मोर्चे पर लगा दिया है और उनके जो साथी हैं मुंदर और रघुनाथ सिंह, उन्होंने कुछ खाया नहीं, लेकिन जो कलेवा मतलब नाश्ता था वो अपनी पीठ पर बांध, अपनी जेबों में भर लिया और पीठ पर पानी का बर्तन बांध दिया और झटपट शरबत बनाया। मुंदर भाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे, वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। रघुनाथ सिंह कहते हैं मुंदर भाई को कि आज रानी लक्ष्मीबाई को एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं छोड़ना, क्योंकि आज वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है।
मुंदर कहता है कि आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह कहते हैं जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। दूर से दुश्मन की बिगुल के शब्द की झांझ कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नमाकर प्रणाम किया और उस ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। युद्ध शुरुआत हो चुकी है, अंग्रेज़ों की ओर से बिगल सुनाई दे रहे हैं। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेज़ों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। अब युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी रानी से झांसी लेने के लिए तोप गोले बरसाना शुरू कर दिया था और रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानने का तय किया था। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो, यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने आज रामचंद्र देशमुख को कहा कि आज तुम दामोदर को पीठ पर बांधो, क्योंकि अगर मैं मारे भी जाऊं इस युद्ध में तो तुम मेरे बेटे को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज तुम्हें मेरे प्राणों की चिंता नहीं करनी, आज तुम सिर्फ अपनी जान बचाना, क्योंकि तुम खुद की जान बचा पाओगे तभी मेरे बेटे की जान बचा पाओगे। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर यह विधर्मी मेरी देह को न छू पाए, बस घोड़ा लाओ। रानी लक्ष्मीबाई ने पहली बात यह बताई कि आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांधो और उसे किसी भी तरह सुरक्षित दक्षिण पहुंचा दो, और तुम्हें आज मेरे प्राणों की तुलना में आप खुद की प्राणों की अधिक रक्षा करनी है। और साथ में दूसरी बात ये भी बताई कि किसी भी कीमत पर ये विधर्मी मतलब दूसरे धर्म वाले, अंग्रेज लोग अक्सर ईसाई धर्म के में मानने वाले हैं और हम लोग हिंदू धर्म में। तो क्या है, रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि ये विधर्मी मेरी देह मतलब शरीर को छू ना पाए, बस घोड़ा लाओ। अब वो युद्ध के लिए निकल रही है। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। एक के बाद एक अचानक से तोपें बरसने लगी और उसके बहुत जोरों जोरों की आवाज़ आने लगी। रानी मुस्कुराई, बोली यह तात्या की तोपों का जवाब है। रानी मुस्कुराई और बोली कि यह तात्या की तोपों का। अंग्रेजों ने जैसे ही तोप गोले बरसाए, यहाँ से तात्या तोपों ने भी तोप गोले बरसाने शुरू कर दिए। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि यह समय आंसू बहाने का नहीं है, यह समय घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय नहीं है, इसी से काम निकालूंगी। अब अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़े को रखते हैं, वहाँ से एक घोड़ा आया जिसे देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि यह अस्तबल को प्यार करने वाला मतलब ये अपने तबेले में ही ज़्यादा समय रहने वाला घोड़ा है। वह युद्ध में जाने वाला घोड़ा नहीं है, लेकिन अब चुनाव करने का वक्त नहीं है, अब मेरे पास दूसरा घोड़ा चुनने का वक्त नहीं है, इसी से काम निकालूंगी, मतलब इसी से काम चला लूँगी। जूही के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जा जूही अपने तोप खाने पर छक्का तोड़े इन बेड़ियों को आज, मतलब आज अब हमारे जो दुश्मन हैं उन लोगों के जो दांत खट्टे करे उन लोगों को आज तू परास्त कर दे। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखा पाया, खैर। कहती है कि आज मैं इन लोगों को आपको मेरे जो जीवन का जो यथोचित अभिनय है, जो मेरा अभिनय है, वो आपको मैं नहीं दिखा पाया। अंग्रेज़ों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। अंग्रेज़ों ने भी तोप गोले बरसाना शुरू किए और रानी के जो भी सब सरदार थे वो सब अपने अपने घोड़े पर जम गए थे, मतलब बैठ गए थे, और जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। जूही ने भी जमकर तोप गोले बरसाने शुरू किए। इतने में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को दीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोटी हीरो का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। सूर्योदय हुआ है और वह सूर्य की किरणें जैसे रानी लक्ष्मीबाई के चेहरे को भी और दीप्त कर रही है और
तेजोमयी बना रही है। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमक से भासमान हुई। रानी लक्ष्मीबाई के जो नेत्र हैं, उनकी आंखों की चमक और भी दिखाई दे रही, और लाल वर्दी के ऊपर उन्होंने हीरो का कंठा दमक उठा, जैसे हीरे जो पहने थे, जो उन्होंने माला पहनी थी, वो भी चमक उठी और दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। और जो तलवार म्यान से निकली हुई, उसके ऊपर जो सूर्य की किरण पड़ती है तो वो भी चमक उठी। रानी ने घोड़े को ऐड लगाई, पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कई दिन बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। जब घोड़ा लंबे समय तक अपने अस्तबल में पड़ा रहता है तो वो उसे दौड़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन बाद में वो वापस अच्छा हो जाता है। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का रानी ने पूर्व की ओर झपट ली। रानी लक्ष्मीबाई ने चारों दिशाओं में अपने अपने मोर्चे लगा दिए थे। वहाँ पर उन्होंने उत्तर में तात्या टोपे को, पश्चिम की दिशा में राव साहब को, दक्षिण में बांदा के नवाब को, और जो पूर्व दिशा बची उसमें रानी लक्ष्मीबाई खुद उस दिशा के लिए झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। अगले दिन जब रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने अंग्रेजों को जहाँ पर परास्त किया था, इसलिए अंग्रेज जनरल जो थे सिपाही के, अंग्रेज जनरल मतलब जो सैन्य के सिपाही में एक जनरल की पोस्ट होती है, उस जनरल की जो पोस्ट वाला व्यक्ति था वो सावधान हो गया, सचेत हो गया और साथ में चिंतित भी हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। अंग्रेज सेना ने कुछ पूर्व में और पूर्व की और दक्षिण के बीहड़ में अपनी सेना को छुपा दिया था और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की थी। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजूर सवारों ने हमला कराबीन बंदूकों से किया। दोनों के बीच में बहुत भारी युद्ध हो रहा था। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया। अगर सामने वाले अंग्रेज सेना बंदूक चला रही थी तो ये लोग भी बंदूक चला रहे थे। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजूर सवारों को पीछे हटाया। रानी लक्ष्मीबाई ने जोरों का आक्रमण करके बहुत ताकत से जो हुजूर सवार थे उन लोगों को पीछे हटा दिया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। घोड़े जब युद्ध भूमि में दौड़ने लगे तो उससे बहुत धूल उड़ने लगी और जैसे कि धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल ठहरा गए। काफ़ी समय हो गया परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने जो साहस दिखाया था, जो वीरता दिखाई थी, उससे अंग्रेज सैनिक भी थरथरा गए थे, वो कंप गए थे। ये इस महिला से जीतना जैसे कि बहुत मुश्किल होता जा रहा था और काफ़ी समय हो गया, मतलब बहुत देर हो गई, लेकिन अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश नहीं। अंग्रेज वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। जूही की तोपें गजब धार रही थी, मतलब उसकी जो तोपें थी वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरह की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। जब अंग्रेजों ने जूही की तोपों का आवाज़ चुप करने के लिए नीति बनाई, तब रानी ने कुछ कुमक मतलब कुछ सिपाहियों को रानी या जूही की सहायता के लिए भेजा और तभी उनको पता चला कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार, जो उस सेना का जो सिपाही था, मेन मुख्य सिपाही सरदार, वो अपने महाराज की शरण में चले गए, मतलब दूसरे प्रतिस्पर्धी के साथ मिल गए। मुंडर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का पहरी रीस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। मुंडर ने रानी से कहा कि सवेरे ही अस्तबल का जो पहरी था वो रीस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था, तभी मुझे संदेह हो गया, मतलब शंका हो गई थी कि ये ग्वालियरी लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करेंगे, वह करो। अब जो मुंडर ने बता दिया कि मुझे तो सुबह से ही लग रहा था कि जब अस्तबल का पहरी रीस कर अपने मालिक को याद कर रहा था, सरकार को, तभी मुझे पता चल गया कि ये ग्वालियरी कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि गांठ में समय न होने के कारण, मतलब हमारे पास अब अधिक समय न होने के कारण अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब जो कुछ संभव है वह करेंगे, मतलब जो कुछ हो सकता है वह करेंगे।
इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल घुसड़ी प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट चकाचौंध लगा दी। अब रानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी उसकी जो चकचकाहट थी वो लोगों को चकाचौंध लगा दी। हर जगह पर वह तलवार से अपना काम कर रही थी। मतलब धूल घुसड़ी प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट और चकाचौंध लगा दी। एक तलवार दूसरी तलवार से जब टकरा दी तो कैसी आवाज़ होती है और कैसे उसकी जैसे कि दो तलवार टकराने से जो बिजली जैसे कड़कती आसमान में, ऐसा माहौल हो गया था। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छीने गए और अंग्रेज उसमें घुसने लगे। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उधर हुजूर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, गिर गई और मारी गई। मरते समय उसने आह तक न की, चिर गई थी। परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अंट की गोद में खिल गई थी। अंग्रेजों ने चारों ओर से जूही के तोपखानों पर वो टूट पड़े थे और उन्होंने अपनी तोपखाना बचाने के लिए जूही अंग्रेजों से भिड़ गई और वहाँ पर गिर भी गई। मतलब उसने बहुत जमकर मुकाबला किया, गिर गई, चारों ओर से वो गिर गई थी और अंत में मारी गई। मरते समय उसने आह तक न की, उसने किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होने दिया। वह चिर गई, वो अंग्रेजों की तलवार के घाव से वो पूरी तरह घायल हो गई थी। परंतु दुश्मनों के दुश्मन की जो तलवार थी, शत्रु की जो तलवार थी, वो जूही के शरीर को, जूही के देह को काट सकी। लेकिन वह एक बात पर असम्मत रही कि जूही के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसे काट नहीं सके, वो लोग उसे परास्त नहीं कर सके, क्योंकि जूही ने मन से, सच्चे दिल से उसने रानी की सेना में अपनी वीरता और बहादुरी का कार्य किया था। और अंग्रेज़ों के सामने वो खुशी खुशी हंसते हंसते वो अपनी जान न्यौछावर कर गई। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट। तलवार के बार बार घाव लगने से वर्दी कट गई थी और कुछ सिपाहियों ने देखा कि तोपखाने का जो अफसर था वो गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मतलब जो जूही थी वो युद्ध करते करते शहीद हो गई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कभी भी दुख की, विषाद की एक भी रेखा नहीं देखने को मिली। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में यहाँ पर रुकते हैं। आगे की वीडियो में हम वापस फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।